नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे का बुलेटिन। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के लिए शिवसेना उतार सकती है उम्मीदवार। नेता प्रतिपक्ष पद पर ठोका दावा, बीजेपी को सुलह का भरोसा। प्रधानमंत्री आज से 3 देशों की यात्रा पर। G20 सम्मेलन में काले धन के खिलाफ सहयोग होगा मुख्य मुद्दा। चीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात संभव। रेल परियोजनाओं को जल्द निपटाने पर 5 लाख का इनाम। देरी हुई तो भुगतना होगा खामियाजा। रेल मंत्री सुरेश प्रभु का ऐलान। झारखंड के पहले चरण में कुल 199 उम्मीदवार। कांग्रेस ने जारी की चौथी सूची। जम्मू कश्मीर में पीडीपी का स्थायी शांति बहाली पर जोर। बीजिंग में एपेक शिखर सम्मेलन की शुरुआत। चीन और जापान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते पर चीन अमेरिका आमने सामने। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की खबरों के साथ। शिवसेना महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उतार सकती है। इस बारे में पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आज फैसला कर सकते हैं। इस बीच बीजेपी ने शिवसेना से सुलह की उम्मीद नहीं छोड़ी है। अभी आगे की भूमिका भाई आपके समझ में आई होगी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट क्लेम किया है। इसका मतलब हम अपोजिशन का काम करेंगे। जो जनता ने जनादेश दिया है उसको इंसाफ देने की हमारी कोशिश रहेगी। शिवसेना नेता नीलम गोहरे के इस बयान से साफ है कि शिवसेना ने विपक्ष में बैठने की पूरी तैयारी कर ली है। शिवसेना ने पार्टी नेता एकनाथ शिंदे को नेता विपक्ष का पद देने के लिए विधानसभा के सचिव को पत्र लिखा है। उधर पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में नेता विपक्ष के पद पर दावे की वजह बताई। कोणाचा कोणावरती विश्वास राहिला नाही। आपला विरोधी पक्ष नेते पदावर आपण एवढ्यासाठी सांगितला कारण मध्ये काँग्रेसचं घोडं पुढे गेलेलं आहे आणि काँग्रेसला जर का काही विरोधी पक्ष नेते पद दिलं आणि आपल्या चर्चेमध्ये आम्ही आपल्या दळण बसलो तर ना धरकाना घाट करतो। उधर बीजेपी ने कहा कि शिवसेना के साथ बातचीत जारी है और जल्द ही रास्ता निकल जाएगा। निरंतर ये प्रयास रहा कि शिवसेना हमारे साथ चले और बिना किसी दुराग्रह के या सोच के निश्चित तौर से हम चाहेंगे। शिवसेना से बातचीत जारी है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से रास्ता निकलेगा। नेता विपक्ष के पद को लेकर कांग्रेस ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। पार्टी को लगता है कि अगर शिवसेना आखिरी वक्त में भी बीजेपी के साथ जाती है तो ये पद उसे मिल सकता है। बीजेपी और शिवसेना के बाद कांग्रेस विधानसभा में तीसरी बड़ी पार्टी है। एनसीपी की क्या भूमिका रहेगी इस पूरे गवर्नमेंट बनाने के बारे में या आगे के बारे में, इस बारे में शिवसेना ने क्लियरिटी उनको मांगी है। तो मैं समझता हूँ कि अभी एनसीपी की भी जिम्मेदारी है कि वो कहाँ किस हद तक बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते, वो भी आम लोग सुनना चाहते हैं। उधर एनसीपी ने स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। पार्टी ने बीजेपी सरकार को समर्थन देने के फैसले का बचाव भी किया। there will not be stable government, and I don't want the state should go for poll within practically 3 months or 4 months. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को 12 नवंबर को विश्वास मत हासिल करना है। बीजेपी के विधानसभा में 121 सदस्य हैं। 288 सदस्यों वाली विधानसभा में उसे बहुमत के लिए 24 विधायकों की और जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से कहा है कि वो संसद सत्र के दौरान गैर जरूरी यात्रा नहीं करें। उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रियों को उपस्थिति बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से शुरू होकर 23 दिसंबर तक चलेगा।
मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कल मंत्रिपरिषद की पहली बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में शीतकालीन सत्र को सुचारू रूप से चलाने की रणनीति पर चर्चा हुई। उन्होंने मंत्रियों को दोनों सदनों में नए विधायी प्रस्तावों समेत लंबित बिलों को तैयार रखने को कहा ताकि इन्हें पारित कराया जा सके। उन्होंने मंत्रियों से संबंधित मंत्रालयों और विभागों को इस बारे में निर्देश देने को भी कहा। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले सवालों का पूरी तैयारी के साथ जवाब दिया जाए। उन्होंने मंत्रियों को अवकाश के दिन भी काम करने को कहा। प्रधानमंत्री ने कैबिनेट मंत्रियों से कहा कि वो राज्य मंत्रियों को पूरी जिम्मेदारी दें और उनसे नियमित तौर पर बैठक करें। फिलहाल राज्यसभा में 59 और लोकसभा में 8 विधेयक लंबित हैं। सरकार 30 से 35 बिलों को पारित कराने की योजना बना रही है। 1 महीने चलने वाले शीतकालीन सत्र की 22 बैठकें होंगी। इनमें से 4 दिन गैर सरकारी विधेयकों के लिए रखे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 13 नवंबर है। सोमवार को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। दोनों राज्यों से राज्यसभा के 11 सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए नामांकन 3 नवंबर को शुरू हुआ था और मतगणना 20 नवंबर को होगी। झारखंड में 13 प्रत्याशियों ने नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद पहले चरण के लिए मैदान में 199 प्रत्याशी बचे हुए हैं। सोमवार को नाम वापस लेने की आखिरी तारीख थी। इन सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होना है। पहले चरण के लिए 234 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए थे, जिनमें 22 के पर्चे जांच के बाद रद्द कर दिए गए थे। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 6 और उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सूची में पूर्व झारखंड प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रदीप बालमुचु की बेटी चंद्रिला बालूचू और पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां का नाम भी शामिल है। ये कांग्रेस की चौथी सूची है। पार्टी ने अब तक झारखंड की 81 विधानसभा सीटों के लिए 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। राज्य में पहले चरण के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए गुलाम नबी आजाद की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय कमेटी गठित की है। जनक राज गुप्ता, मदन लाल शर्मा, ठाकुर हरि सिंह, जहांगीर मीर, मुजफ्फर परे समेत समिति के सदस्यों में शामिल होंगे। कांग्रेस इस बार जम्मू कश्मीर में सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राज्य में 5 चरणों में मतदान होने हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने सीमा पर स्थायी शांति बहाली पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कहा कि शांति के बगैर समृद्धि नहीं हो सकती। राज्य के विजयपुर में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वो किसानों की समस्या से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी अनुकूल माहौल पैदा करने की कोशिश करेगी ताकि सीमा पर किसान बिना किसी भय और खतरे के खेती कर सकें। जंगपुरा के पूर्व विधायक और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रहे एमएस धीर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने इशारों में अरविंद केजरीवाल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। धीर से बात की हमारी संवाददाता अनु दीवान ने। सर, क्या ऐसा कारण है कि आप जो है आपकी टिकट काट दी गई है आम आदमी पार्टी से? जब मैंने किसी चीज़ के लिए अप्लाई ही नहीं किया तो काटने का मतलब कहाँ से बनता है? ना मैंने अप्लाई किया है, जब अप्लाई करता तो कटती। सर, लेकिन इस बीच आपने जब मोदी की तारीफ की उसके बाद ही ये खबर आ रही थी। यह पता लग रहा है कि मोदी साहब बड़ा अच्छे कार्य कर रहे हैं, सामने नज़र आ रहे हैं। तो मोदी साहब की तारीफ करना इतना कौन सा अपराध मैंने कर दिया है जो आज ये कह रहे हैं तारीफ कर दी है? सर, क्या पार्टी कार्यकर्ताओं की वजह से भी आपका टिकट जो है वो नहीं हो पा रहा? इसमें कोई शक नहीं। कुछ 5-7 आदमी ऐसे थे, मैं उनकी ये आशाएँ पूरी नहीं कर रहा था, उनकी डिमांड्स कोई पूरी नहीं कर रहा था। तो वो लोग मेरे विधानसभा में पूरे नेगेटिविटी फैला रहे थे। दी साहब काम नहीं कर रहे, जबकि मेरा बेस्ट एमएलए रिकॉर्ड है। क्या आपने पार्टी में अध्यक्ष या आपके संयोजक है अरविंद केजरीवाल या मनीषा किसी से इस बारे में बात की? उनको मैंने तो जो मेरा फ़र्ज बनता था मैंने अपने नेताओं को बोल दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे से कोई संपर्क नहीं किया कि आपकी जो शिकायत है ये आई है, हमने उसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। हमारे पास कोई ऐसा नहीं आया। और जैसे 2 दिन से पेपर में आ गया कि हमने टिकट काटी है, तो मेरे मन में एक भावना है, यार मैंने टिकट मांगी थी, वो काटी कौन सी है? तो ये थे हमारे साथ दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि अभी तक जो है दिल्ली विधानसभा के लिए जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता वो अपने आगे की रणनीति तय नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।
चलिए आगे बढ़ते हैं। रविवार को शपथ लेने के बाद नए मंत्रियों ने कल अपने अपने विभाग में कामकाज संभाल लिया। कामकाज का जिम्मा लेते ही सभी ने अपनी प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सैन्य खरीद फरोख्त में पारदर्शिता को तरजीह दी है, तो जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य विभाग में मौजूद तमाम खामियों को दूर करने का भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के बड़े नेता जेपी नड्डा को स्वास्थ्य जैसे अहम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग का कामकाज संभालते ही उन्होंने कहा कि वह स्वास्थ्य विभाग में खामियों को दूर करेंगे। इसके लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनसे मिलूंगा, उनसे बातचीत करके फिर अपना गोल तय। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री के तौर पर बंडारू दत्तात्रेय ने श्रम और रोजगार का कामकाज संभाल लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री की श्रमेव जयते मुहिम को आगे बढ़ाने पर अपना जोर दिया। The labor reforms are mostly the social sector, that is the safety of the workers and incentive of the worker and the social security to the worker. This is very, very important. मानव संसाधन विकास विभाग में राज्य मंत्री नियुक्त हुए रामशंकर कठेरिया का कहना है कि पाठ्य पुस्तकों और इतिहास लेखन में कुछ मूलभूत परिवर्तन की जरूरत है। मानते हैं कि हिंदुस्तान का जो इतिहास है, हिंदुस्तान की जो विरासत है, हिंदुस्तान की जो सांस्कृतिक धरोहर है, और वो हमारे आने वाले पीढ़ी के सामने आनी चाहिए, हमारे बच्चों के सामने आनी चाहिए। सोमवार को कामकाज संभालने वाले दूसरे मंत्रियों में सुरेश प्रभु भी शामिल रहे, जिन्हें रेल मंत्रालय का जिम्मा मिला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी सूचना और प्रसारण मंत्री का अतिरिक्त काम संभाल लिया है। उनके साथ सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी काम संभाला। कृति मिश्रा और नवविक्रम के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया और फिजी के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में G20 शिखर सम्मेलन में काले धन के खिलाफ सहयोग बड़ा मुद्दा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 दिन के विदेश दौरे की शुरुआत म्यांमार से होगी। म्यांमार की राजधानी नेपिताऊ में प्रधानमंत्री आसियान और ईस्ट एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा उनकी म्यांमार, रूस, दक्षिण कोरिया और सिंगापुर के राष्ट्रपतियों से द्विपक्षीय मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में आसियान और 7 वैश्विक नेताओं के साथ मेरी चर्चा होगी। हम शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए क्षेत्रीय संस्थानों, अंतर्राष्ट्रीय मानकों और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने पर बात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होंगे। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये 28 साल बाद पहली ऑस्ट्रेलिया की यात्रा है। प्रधानमंत्री ब्रिस्बेन में G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि G20 में मैं उन मुद्दों पर चर्चा करने का इरादा रखता हूं जिसमें हम किसी तरह से अगली पीढ़ी के ढांचे के निर्माण में तेजी ला सकें। मेरे लिए एक अहम मुद्दा काले धन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अहमियत पर प्रकाश डालना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट से भी द्विपक्षीय मुलाकात होगी। Prime Minister's visit will be an important landmark in what we call re-engaging Australia and its businesses and also Indian communities and also to strengthen contacts in the Pacific region. दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री फिजी पहुंचेंगे। कोई भारतीय प्रधानमंत्री 33 साल बाद फिजी के दौरे पर जा रहा है। प्रधानमंत्री वहां फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बैनिमारामा से द्विपक्षीय मसलों पर मुलाकात करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चलिए फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार खास मुलाकात साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर केदारनाथ सिंह से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देश की कुछ और खबरों पर एक नजर। रेल ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज बनाने के मसले पर अब लेट लतीफी से निजात मिल सकेगी। इसके निर्माण से संबंधित नीतिगत मसलों पर रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय के बीच एक अहम MOU साइन किया गया है। सरकार ने अगले 5 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी रेलवे क्रॉसिंग्स पर ओवरब्रिज या अंडर ब्रिज बनाने का फैसला किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सोमवार को नई दिल्ली में रेल मंत्रालय के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रेल मंत्रालय से राज्यों के पुलों को भी इनमें शामिल करने का अनुरोध किया ताकि इसका फायदा राज्यों को भी मिले। स्टेट के भी जो रेलवे ओवरब्रिज है और अंडरब्रिज है, दोनों को भी इस पैकेज में लाइए ताकि स्टेट गवर्नमेंट को भी इससे बहुत रिलीफ मिलेगा और इसके क्लियरेंसेस मिलेंगे। नए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि रेल यात्री उनकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे में तय समय में प्रोजेक्ट पूरा करने वाले कर्मचारियों और ठेकेदारों को सम्मानित किया जाएगा और काम में देरी करने वालों को खामियाजा भुगतना होगा। तो जो अच्छा काम हुआ उसके लिए 5 लाख रुपया रेलवे की तरफ से जिन्होंने काम किया उनके लिए हम घोषित करते हैं। इस समझौते से न केवल सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी बल्कि बेहतर रेल संचालन हो सकेगा। समझौते के तहत दोनों मंत्रालय परियोजनाओं की ऑनलाइन ट्रैकिंग और निगरानी कर सकते हैं। साथ ही परियोजनाओं की लेट लतीफी से भी बचा जा सकेगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। सरकारी कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और पवन हंस को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने इन कंपनियों में पारदर्शिता और कार्यकुशलता में सुधार के मकसद से ये फैसला किया है। हालांकि एयर इंडिया के निजीकरण पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। केंद्र सरकार हवाई सेवा क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाना चाहती है। इसके तहत सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और हेलीकॉप्टर कंपनी पवन हंस को शेयर बाजारों में लिस्ट कराएगी। उड्डयन क्षेत्र में निजी कंपनियों को न्योता देते हुए नागर विमानन मंत्री अशोक गणपति राजू ने कहा कि निजी कंपनियां केवल मुनाफे के आधार पर निवेश नहीं करें। उन्होंने सोमवार को नागर विमानन नीति का मसौदा जारी किया। We want to develop a transparent policy which everybody can understand. When you have something opaque, it lends itself to allegations. एयर इंडिया के निजीकरण पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। नागर विमानन मंत्री के मुताबिक भविष्य में इसके निजीकरण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। एयर इंडिया के लिए भावी रूपरेखा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी। Why should we close our options? Let us have a more conscious decision. When a decision arrives, we arrive at a decision. देश में निजी सरकारी भागीदारी के तहत ज्यादा से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। नई नागर विमानन नीति जनवरी के अंत तक आने की उम्मीद है। मिनीरत्न कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश भर में 125 हवाई अड्डों का प्रबंधन करती है। पवन हंस एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनियों में से एक है। इसके पास 47 हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने 1947 से 1971 के बीच बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थियों को विस्थापितों का दर्जा देने की मांग पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अदालत ने हालांकि अवैध रूप से भारत में रह रहे बांग्लादेशियों को वापस भेजे जाने की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को गैर सरकारी संगठन जॉइंट एक्शन कमेटी फॉर बंगाली रिफ्यूजीज की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद ये नोटिस जारी किए। अब पेंशन भोगियों को हर साल खुद को जीवित होने का जो प्रमाण पत्र देना पड़ता था हर साल नवंबर को, वो नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री ने पेंशन भोगियों के लिए जीवन प्रमाण नामक डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी किया है। ये सर्टिफिकेट आधार कार्ड से जुड़ा रहेगा और इसमें करोड़ों पेंशन भोगियों को लाभ पहुंचेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्व प्रमाणन के बाद जीवन प्रमाण एक अन्य महत्वपूर्ण तंत्र है जिससे आम आदमी को फायदा पहुंचेगा। वेतन में इजाफे की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने बुधवार को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इससे जाहिर तौर पर सामान्य बैंकिंग पर असर पड़ेगा। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने जानकारी दी है कि मुख्य श्रम आयुक्त के साथ हुई बैठक बेनतीजा रही, इसलिए यूनियनों ने हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इससे पहले आईबीए के साथ बातचीत विफल होने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी 10 फरवरी से 2 दिन की हड़ताल पर चले गए थे। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंक हैं जिसमें करीब 8 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं। हिंदी के अग्रणी कवि डॉक्टर केदारनाथ सिंह को भारतीय साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को नई दिल्ली में एक समारोह में उन्हें यह पुरस्कार दिया। इस मौके पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि डॉक्टर केदारनाथ सिंह की कविताएं
अर्थ, रंग और आधुनिक सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ पारंपरिक ग्रामीण समुदायों की संवेदनाओं की स्वीकृति का एक कोलाज प्रस्तुत करती हैं। साहित्यकार केदारनाथ सिंह से बात की हमारे संवाददाता नवविक्रम सिंह ने। केदारनाथ जी, आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, सुमित्रानंदन पंत और दिनकर जैसे महान कवियों को मिला है। किस तरह की ये इतने बड़े नाम हैं कि मैं इनके सामने सिर्फ नतमस्तक हो सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि जिस पुरस्कार को इन लोगों ने प्राप्त किया उसके सबसे निचले पायदान पर खड़ा होकर मैं इस पुरस्कार को स्वीकार कर रहा हूँ कि हिंदी भाषा के प्रति मैं आभार व्यक्त करूँगा। ये उसकी शक्ति है जिसके भरोसे मैं इसको हासिल कर सका हूँ। सर, एक और सवाल है कि आपने भाषा पर जोर दिया, शब्दों पर जोर दिया, किस तरीके के जो और बढ़ाया जा सकता है साहित्य जगत में, किस तरीके के कदम उठाने की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि पहला काम तो ये है कि साहित्य को केवल शिक्षित मध्य वर्ग तक सीमित न रखा जाए, मध्य वर्ग के दायरे से बाहर ले जाया जाए। इसके लिए कोशिशें होनी चाहिए। ये चेतना है लेखकों के भीतर, प्रयास अभी उतने नहीं किए जा रहे हैं। इस मध्य वर्ग के बाहर भी एक बहुत बड़ा दायरा है, केवल शहरी मध्य वर्ग नहीं, गाँव में भी मध्य वर्ग निवास करता है, वहाँ भी शिक्षा का प्रसार धीरे धीरे हो रहा है। साहित्य को वहाँ तक पहुँचना है जो नहीं हो पा रहा है। तो ये जो सीमित दायरा है साहित्य का वो बढ़े, विस्तृत हो, छोटा छोटा आदमी जुड़े उससे। जो भक्त कभी कर सके थे वो हम नहीं कर पाए। भक्त तो अनपढ़, जो नहीं पढ़ता वो भी सुन लेता था, याद कर लेता था। तो उस तरह की चुनौती है साहित्य के सामने, उसका सामना हमारे समय के साहित्य को करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर एक नजर। चीन की राजधानी बीजिंग में एपेक सीईओ सम्मेलन का समापन हो गया। इस दौरान अमेरिका और चीन के परस्पर विरोधी मुक्त व्यापार समझौते की वकालत की, जिससे एपेक शिखर सम्मेलन के विफल होने का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि चीन और अमेरिका शॉर्ट टर्म वीजा की शर्तों को आगे बढ़ाने पर सहमत जरूर हुए हैं। चीन की राजधानी बीजिंग में एपेक के 21 सदस्य देश के नेता 2 दिवसीय बातचीत के लिए जमा हुए तो अमेरिका और चीन मुक्त व्यापार समझौते को लेकर उलझ गए। एपेक सीईओ बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी टीपीपी को एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए बेहतर बताया। We can do more to reduce barriers to trade and economic growth. Since 2006, we've worked together towards the ultimate goal of a free trade area of the Asia Pacific. And APEC has shown a number of pathways that could make it a reality. And one of those pathways is the Trans-Pacific Partnership between the United States and 11 other nations. अमेरिका के प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, दारुस्सलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम का समर्थन मिल रहा है। मगर चीन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते को लेकर चिंतित है, क्योंकि टीपीपी में उसे अलग रखा गया है। इसलिए चीन एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी FTAAP को आगे बढ़ा रहा है। मगर अमेरिका ने इसमें ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने FTAAP के निर्माण के लिए चीन की सकारात्मक भूमिका का समर्थन किया। Интеграция уверенно выходит на передний план в повестке АТЭС. Считаем важнейшим достижением китайского председательства согласование конкретных шагов по созданию будущей азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли. Этот формат должен учитывать интересы ее будущих участников. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने एपेक सम्मेलन से इतर पहली बार एक दूसरे से मुलाकात की, जिससे 2 साल से ज्यादा वक्त तक तनातनी के बाद चीन और जापान के बीच औपचारिक वार्ता पटरी पर लौटती दिख रही है। पूर्वी चीन सागर में एक द्वीप को लेकर दोनों देशों के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 2 दिन के एशियाई प्रशांत महासागरीय आर्थिक सहयोग संगठन यानी एपेक का शिखर सम्मेलन सोमवार को बीजिंग में शुरू हो गया। आइए आपको दिखाते हैं समारोह की रंगारंग शुरुआत का एक नजारा। नृत्य के जरिए सहयोग और समन्वय का अनोखा प्रदर्शन एपेक की भावना को दर्शाता है। कुछ इस तरह से बीजिंग में सोमवार को 2 दिवसीय एपेक शिखर सम्मेलन की रंगारंग शुरुआत हुई।
जिस रास्ते से होकर मेहमान नेता पहुंचे वो रंग बिरंगी प्रकाश से जगमगा रहा था। सैकड़ों कलाकारों ने अपनी अपनी राष्ट्रीय पोशाकों में नेताओं का शानदार स्वागत किया। खूबसूरत आवाज और प्रकाश के मेल से हुई शानदार पेशकश ने मेहमानों का दिल जीत लिया। एपेक के सदस्य देशों के नेताओं ने सम्मेलन में चीन की राष्ट्रीय पोशाक में तस्वीरें भी खिंचवाईं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मैरून रंग की पोशाकें पहन रखी थीं। मेहमान नेताओं ने चीनी राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के जरिए दिए गए भोज में भी शिरकत की। इस दौरान सम्मेलन में शिरकत कर रहे नेताओं ने ग्रुप फोटो भी खिंचवाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते पर चल रही बातचीत का अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। अमेरिका का मानना है कि इस समझौते के लिए ये पक्का करना जरूरी है कि ईरान परमाणु अस्त्र बनाने की स्थिति में न रहे। समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी अपने ईरानी समकक्ष मोहम्मद जावद जरीफ से लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस बीच ईरानी नेता अली अनवर किफायती ने कहा है कि उनका देश अपने परमाणु अधिकार को कभी नहीं छोड़ेगा। ईरान के साथ अंतिम परमाणु समझौते के लिए अब सिर्फ 2 सप्ताह का समय शेष रह गया है। These were important meetings, of course, and we're still very focused on making progress and seeing if we can get a deal done before the deadline in all of our meetings. There's still time to do so. This was an opportunity to have follow-on discussions with Secretary Kerry, EU High Representative Ashton, Foreign Minister Zarif. गठबंधन सेना के हवाई हमलों में आईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी को निशाना बनाए जाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। इराकी गृह मंत्रालय का दावा है कि अमेरिका हवाई हमले में बगदादी जख्मी हुआ है। वहीं अमेरिका ने साफ किया है कि इस दावे को लेकर उसके पास कोई सूचना नहीं है। सीरिया के सीमावर्ती शहर कोबानी और इसके आसपास के इलाकों में गठबंधन सेना ने आईएस ठिकानों पर बमबारी की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक शुक्रवार से गठबंधन सेना अब तक इराक में 18 और सीरिया में 23 हवाई हमले कर चुका है। इस बीच आईएस सरगना अबू बकर अल बगदादी को लेकर रहस्य बरकरार है। इराक के सरकारी टीवी चैनल ने गृह मंत्रालय के हवाले से बगदादी के जख्मी होने का दावा किया। وزارة الداخلية إصابة زعيم تنظيم داعش المرتد الإرهابي إبراهيم السامرائي المعروف بأبو بكر البغدادي بضربة نفذها صقور القوة الجوية بالتعاون مع خلية الصقور الاستخبارية في منطقة القائم بمحافظة الأنبار। उधर अमेरिकी विदेश विभाग ने गठबंधन सेना के हमले में बगदादी के मारे जाने या घायल होने के किसी खबर से इनकार किया। विदेश विभाग की प्रवक्ता ने कहा कि वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकती कि जिस वक्त मोसल में आईएस काफिले को निशाना बनाया गया उस दौरान बगदादी मौजूद थे या नहीं। We cannot confirm if ISIL leader Baghdadi was among those present. We have no further information to provide regarding those strikes at this point. It clearly demonstrates that we're continuing to keep the pressure on. We're continuing to target and go after the ISIL terrorist network. उधर सिंजर पहाड़ी पर विस्थापित यजीदी समुदाय को इराकी वायुसेना मानवीय मदद पहुंचाने में जुटी है, तो इटली ने इराकी और कुर्द पेशमर्गा लड़ाकों को आईएस के खिलाफ लड़ाई के लिए अतिरिक्त मदद का भरोसा दिलाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ऑस्ट्रेलिया में हॉकी मैचों की टेस्ट श्रृंखला में जीत दर्ज कर आज भारतीय हॉकी टीम स्वदेश लौट आई। दिल्ली एयरपोर्ट पर टीम का भव्य स्वागत किया गया। रविवार को पर्थ में चौथे और आखिरी मैच में भारतीय हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-1 से मात दी थी। इससे पहले सरदार सिंह की अगुवाई वाली टीम ने दूसरे मैच में 2-1 और तीसरे मैच में 1-0 से जीत दर्ज की थी। बॉलीवुड में माला सिन्हा उन गिनी चुनी चंद अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं जिनमें खूबसूरती के साथ साथ बेहतरीन अभिनय का भी संगम देखने को मिलता है। आज उनका 78वां जन्मदिन है। माला सिन्हा को क्लासिक फिल्म प्यासा से पहचान मिली। धूल का फूल ने उनके करियर में 4 चांद लगा दिए। ये फिल्म उस जमाने के पाथ ब्रेकिंग फिल्म साबित हुई। धर्मपुत्र और गुमराह सहित कई फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय की छटा बिखेरी। आइए देखते हैं माला सिन्हा पर फिल्माए गए कुछ बेहतरीन नगमे। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे।
की आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हाले दिल यूं उन्हें सुनाया गया आँख ही को जुबान बनाया गया है जाने वफा ये जुल्म ना कर गैरों पे करम अपनों पे सितम है जाने वफा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते हेडलाइंस पर एक बार फिर से नजर। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के लिए शिवसेना उतार सकती है उम्मीदवार, नेता प्रतिपक्ष पद पर ठोका दावा, बीजेपी को सुलह का भरोसा। प्रधानमंत्री आज से 3 देशों की यात्रा पर। G20 सम्मेलन में काले धन के खिलाफ सहयोग होगा मुख्य मुद्दा, चीन के प्रधानमंत्री से मुलाकात संभव। रेल परियोजनाओं को जल्द निपटाने पर 5 लाख का इनाम, देरी हुई तो भुगतना होगा खामियाजा, रेल मंत्री सुरेश प्रभु का ऐलान। झारखंड के पहले चरण में कुल 199 उम्मीदवार, कांग्रेस ने जारी की चौथी सूची, जम्मू कश्मीर में पीडीपी का स्थायी शांति बहाली पर जोर। और बीजिंग में एपेक शिखर सम्मेलन की शुरुआत, चीन और जापान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात, मुक्त व्यापार समझौते पर चीन अमेरिका आमने सामने।